हेलो एवरीवन, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और दबाइए इस घंटे को and never गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। अब देखो, हम जो लोग करने वाले हैं, हमने इससे पहले वाली वीडियो में प्रोडक्ट मेथड किया था अच्छे से। अब हम करने वाले हैं इनकम मेथड। नेशनल इनकम को काउंट करने का दूसरा मेथड जो होता है उसे बोलते हैं इनकम मेथड। ठीक है। और जब मैंने अपनी प्रोडक्ट मेथड की वीडियो बनाई थी तो उसमें स्टार्टिंग में सर्कुलर फ्लो ऑफ मॉडल बताया था, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि जब हाउस होल्ड अपनी फैक्टर सर्विस देता है किसको, प्रोड्यूसर को, तो प्रोड्यूसर बदले में फैक्टर पेमेंट करता है। प्रोड्यूसर के लिए जो फैक्टर पेमेंट होता है वही हाउस होल्ड के लिए क्या होता है, फैक्टर इनकम। और उनका जो टोटल होता है उसी को से क्या निकलता है, नेशनल इनकम निकलता है। ठीक है। तो देखो, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड और फैक्टर पेमेंट मेथड। ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, या तो फैक्टर पेमेंट मेथड बोलेंगे, ओके, या डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर मेथड। ठीक है। अब क्या होता है ये मेथड, कि अकॉर्डिंग टू दिस मेथड नेशनल इनकम इज मीजर्ड इन टर्म ऑफ फैक्टर पेमेंट। ठीक है। नेशनल इनकम को कैसे मीजर कर रहे हैं, फैक्टर पेमेंट के टर्म में। ठीक है। और फैक्टर पेमेंट क्या होते हैं, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, वेजेस के बदले मिलता है, रेंट, लैंड के बदले, इंटरेस्ट, कैपिटल के बदले, एंड प्रॉफिट, एंटरप्रेन्योरशिप के बदले में मिलते हैं टू द ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। और ये किसको मिलती है ये पेमेंट, तो ओनर ऑफ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और ओनर कौन होते हैं, हाउस होल्ड, यानी कि हाउस होल्ड को ये पेमेंट मिलती हैं कब, ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, पूरे साल भर में। यानी कि आपका जो अकाउंटिंग ईयर है, अकाउंटिंग ईयर आपको पता है कब से स्टार्ट होता है, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ठीक है। अब अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मीजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को कैसे काउंट किया जाता है। आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है। ये पूरा न्यूमेरिकल्स का आपको एक फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को अच्छे से याद रखो, आपका एक भी क्वेश्चन इनकम मेथड से गलत नहीं होगा। ठीक है। अच्छे से मेरे साथ याद रखना है। सबसे पहला जो इसमें जो मेन जो हेडिंग आती है वो आती है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में सब हेडिंग्स क्या होती हैं। ठीक है। वेजेस एंड सैलरी इन कैश। दूसरा, पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड का मतलब कई बार होता है जो वेजेस एंड सैलरी कैश में मिलती है, और कई बार वेजेस एंड सैलरी जो होती है वो कैश में ना मिलकर इन काइंड यानी कि वस्तुओं के रूप में मिलती है। जैसे आपने देखा होगा कि जो मजदूर लोग हैं जो खेती वगैरह करते हैं, किसी के यहाँ पर किसी के खेत पर जाकर काम करते हैं, तो बदले में जब उनको मजदूरी मिलती है तो देखोगे पैसे नहीं मिलते, होता क्या है कि उनको गेहूँ दे दिया, हुआ क्या कि उनको चावल दे दिया, उनको सब्जियाँ दे दी। ठीक है। तो गांव में इस तरीके से होता है। और अगर आप सिटी यानी कि शहरों की बात करेंगे तो कई बार आपको देखोगे वेजेस एंड सैलरी आपको कैश में भी मिल रही है, और कुछ पार्ट जो है वो इन काइंड के रूप में हो सकता है, आपको हाउस वगैरह दे दे, आपको गाड़ी वगैरह दे दें। ठीक है। तो उसे बोलते हैं वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। अगला आता है एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयर्स टर्म पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या टर्म यूज हो रहा है, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। यानी कि यहाँ पर एम्प्लॉयर यानी कि जिसके यहाँ आप काम करते हो उसके द्वारा कोई भी कंट्रीब्यूशन किया गया, किसके लिए, सोशल सिक्योरिटी के लिए, आपकी सिक्योरिटी के लिए। जैसे आपके लिए उसने बीमा करा दिया, उसकी जो प्रीमियम है वो खुद दे रहे हैं, या आपका जो प्रोविडेंट फंड्स होते हैं, जो जॉब करते हैं वो इन चीज़ों को जानते हैं कि प्रोविडेंट फंड क्या होता है। ठीक है। तो प्रोविडेंट फंड में कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि आप जब रिटायर हो गए तो वो पेंशन के रूप में आपको पैसा मिलेगा। ठीक है ना। तो कुछ जो कंट्रीब्यूशन करते रहते हैं वो वाला जो पार्ट है। ठीक है। यहाँ पर अगर टर्म यूज होता एम्प्लॉइज कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी तो उसको नहीं लेते। बात समझिए, एम्प्लॉई कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी को नहीं लेते हैं, क्यों, क्योंकि एम्प्लॉय हो, आपको तो जो पैसा मिलेगा सैलरी में से आप वहीं उसी में से ही तो पैसा दोगे, और जो सैलरी मिल रही है वो तो ऑलरेडी पूरी की पूरी जब काउंट कर ली तो उसके बाद आप अपनी ही सैलरी से अगर कुछ पैसा निकाल के अगर सोशल सिक्योरिटी में डाल रहे हो तो वो जो है दोबारा से काउंट नहीं होगी। पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ठीक है। तो जो पेंशन ऑन रिटायरमेंट होता है, आपके रिटायरमेंट के बाद में पेंशन मिलती है, ठीक है, उसको भी इस कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में काउंट किया जाता है। ठीक है।
अब यहाँ पर एक बात समझने का कि कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय कैसे लोगों के लिए होता है, जो जॉब वगैरह करते हैं, ठीक है। जो जॉब वगैरह करते हैं उनके लिए क्या होता है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय टर्म यूज होता है, ठीक है। अब यहाँ पर दूसरी बात क्या समझनी है, एक तो मैंने यहाँ पर समझाया एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी को लेना है। क्यों? क्योंकि ये पैसे जो आपको मिल रहे हैं ये आपकी सैलरी के अलावा मिल रहे हैं, ठीक है, एक्स्ट्रा में मिल रहे हैं एम्प्लॉयर के द्वारा, ठीक है। तो इसको काउंट किया जाएगा। अगर यहाँ पर आता है एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी तो इसको काउंट नहीं करेंगे, एम्प्लॉयर को काउंट करेंगे, एम्प्लॉय को काउंट नहीं करेंगे। दूसरा, पेंशन और रिटायरमेंट, अगर टर्म यूज होता है पेंशन ऑन रिटायरमेंट तो इसको काउंट किया जाएगा। क्यों किया जाएगा? क्योंकि जो आपके रिटायरमेंट पर जो पेंशन मिलती है वो पैसे वही होते हैं जो आपने अपने हर साल कमाए थे, हर महीने कमाए थे, और आपके हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा जो है वो कट कर क्या था, आपके प्रोविडेंट फंड में जमा हो रहे थे, ठीक है। जो लोग जॉब करते हैं वो देखेंगे कि अगर सपोज करो आपकी सैलरी 70,000 है तो आपको इन हैंड का मतलब आपके हाथ में करीबन 64,000 आएंगे, और जो 6,000 होते हैं वो कट जाते हैं, ठीक है। और ये कट जाते हैं तो उसका ये मतलब नहीं कि कहीं चले जाते हैं, वो आप ही के लिए होते हैं, वो प्रोविडेंट फंड वगैरह में और आपके सोशल सिक्योरिटी में जमा हो जाते हैं जो बाद में आपको इनको मिलती हैं, ठीक है। तो पेंशन ऑन रिटायरमेंट जो है वो आपके द्वारा कमाई गई इनकम है, और अगर आपके द्वारा कमाई गई इनकम है तो वो फैक्टर इनकम है, उसको हम काउंट करेंगे। यहीं पर अगर एक टर्म आता ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन, अगर टर्म यूज होता ओल्ड एज पेंशन तो हम उसको काउंट नहीं करते, इसको काउंट नहीं करते क्योंकि ये एक ट्रांसफ़र पेमेंट है। मैं बता चुका हूँ नेशनल इनकम को काउंट करने में सिर्फ और सिर्फ फैक्टर इनकम को लेते हैं, ट्रांसफ़र इनकम को नहीं लेते हैं। ट्रांसफ़र इनकम क्या होती है ऑलरेडी मैं प्रीवियस जो चैप्टर्स हैं बेसिक्स बातें थी उसमें मैं बता चुका था, ठीक है। लेकिन अभी बता देता हूँ कि ओल्ड एज पेंशन का मतलब होता है एक ऐसा पैसा जो सरकार के द्वारा आपको ओल्ड एज, आपकी जो आपके बुढ़ापे के लिए दिया गया ताकि आप अपना गुजर बसर कर सको, अपने लिए खाने पीने की वस्तुएं खरीद सको, ठीक है। तो ये सरकार वेलफेयर के लिए कर रही है, आपके द्वारा आपने कोई पैसा ये कमाया नहीं है, ये सरकार आपके वेलफेयर के लिए कर रही है। तो आपको ये कैसी इनकम हुई, आपने कमाई नहीं, आपको क्या एकदम बस आपको फ्री फोकट के लिए मिल रही है, तो ये आपके लिए होगी ट्रांसफ़र इनकम। और ट्रांसफ़र इनकम को नेशनल इनकम में काउंट नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि वो जो पैसा है वो सरकार का पैसा था, और सरकार का पैसा ऑलरेडी पहले कभी जो होगा वो जो नेशनल इनकम है उसमें काउंट हो चुका होगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पर उसको काउंट नहीं करते हैं, ओके। अब एक चीज और याद रखेंगे कि देखो जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जहां लिखा होगा या तो वहां पर उसके आगे अमाउंट लिखी होगी। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय के आगे अमाउंट लिखी है तो उस अमाउंट को ले लेंगे, इन सबसे कोई भी लेना देना आपका नहीं है। बात समझ में आया? अगर आपको क्वेश्चन में कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय इसके आगे अमाउंट लिख रखी है तो अब आपको इसमें देखना भी नहीं है, चाहे ये सभी दे ही क्यों ना रखे हों, ठीक है। और अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दे रखा है तब उसके बाद आप इनमें से कुछ ना कुछ आपको दे रखा होगा जो आपको वहां पर देखना है, ठीक है। हम क्वेश्चंस करेंगे तो इस पे और ज़्यादा बातें करेंगे। अगला आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ये ऑपरेटिंग सरप्लस किन लोगों के लिए होता है? ये ऑपरेटिंग सरप्लस मेनली होता है जो कंपनी वाले लोग होते हैं जिनके पास अपनी प्रॉपर्टीज़ वगैरह होती है, उन प्रॉपर्टी को वो किराए पर रेंट पर वगैरह दे देते हैं और उसके बदले में उनको पैसा वगैरह आता रहता है, ये उन लोगों के लिए होता है, ठीक है। यानी कि जो अपने पैसों से पैसा कमा रहे होते हैं उन वो जो लोग होते हैं उनकी जो इनकम होती है वो ऑपरेटिंग सरप्लस में आती है। और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं? तो मेन 3 चीज़ें तो आती हैं, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट। याद रखना है ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है? रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट, ओके। एक चीज़ और आती है रॉयल्टी, ठीक है। रॉयल्टी क्या होती है? आपको पता है कि आप कोई भी काम करते हो, कोई भी चीज़, कोई भी कहना चाहिए कोई भी इन्वेंशन करते हो, उसके बदले में जो आपको पैसा मिलता रहता है, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? रॉयल्टी, ठीक है। अभी के लिए सिर्फ इतना ही याद रखो कि आपको कौन कौन सी चीज़ें यूज़ होंगी, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी, ठीक है। प्रॉफिट के भी कई पार्ट होते हैं, ठीक है। प्रॉफिट के वैसे 3 पार्ट हैं। प्रॉफिट का एक पार्ट है डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसे रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट के कौन कौन से पार्ट होंगे? डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स का मतलब होता है एक ऐसा इनकम टैक्स जो कंपनी पर लगता है।
ठीक है। जैसे जो इंडिविजुअल्स होते हैं उन पर उनकी जो इनकम पर टैक्स लगता है उसे बोलते हैं इनकम टैक्स। कंपनी की इनकम पर जो टैक्स लगता है तो कंपनी की इनकम का क्या होता है, प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पर जो टैक्स लगता है उसे बोलते हैं कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स। तो ये प्रॉफिट जो होता है वो या तो डिविडेंड के रूप में हम दे देते हैं, जो भी कंपनी को प्रॉफिट होता है वो कंपनी या तो अपने शेयर्स, जो वो शेयर्स खरीदती है तो उन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड के रूप में दे देती है, या उस प्रॉफिट पे से कुछ पैसा जो होता है वो टैक्स के रूप में दे देती है, और कुछ पैसा जो होता है वो बचाकर भी रख लेती है, जिसे बोलते हैं अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या रिटेन्ड अर्निंग। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट का मतलब एक ऐसा प्रॉफिट जो आपने अभी बांटा ही नहीं है। बात समझ में आया? तो ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन कौन सी चीज़ें कि रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। और प्रॉफिट के भी 3 पार्ट होंगे, डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जिसे हम रिटेन्ड अर्निंग भी बोलते हैं। बात समझ में आ गया? तो दोनों चीज़ें समझ में आ गई, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय और ऑपरेटिंग सरप्लस। ओके, देखो आगे जब है तो क्या हो गया, ऑपरेटिंग सरप्लस के बाद आता है मिक्स्ड इनकम। अब मिक्स्ड इनकम किन लोगों की होती है, जितने भी बिजनेसमैन लोग होते हैं उनकी जो इनकम होती है वो मिक्स्ड इनकम होती है। ओके, अब मिक्स्ड इनकम के कोई पार्ट नहीं होते, क्यों? क्योंकि मिक्स्ड इनकम में जो भी बंदा बिजनेस करता है उसकी हम क्या करते हैं, उसकी अमाउंट को हम अलग अलग नहीं देख सकते कि रेंट का कितना पार्ट था, इंटरेस्ट कितना था उसका, ठीक है, उसे प्रॉफिट के रूप में कितना मिला, उसने कंपनसेशन सैलरी और वेजेस कितना दिया। क्यों नहीं देख सकते, बता देता हूँ। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा इंडिया के अंदर जो बिजनेस होते हैं वो सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं, ठीक है, अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करते हैं, अपने घर में ही स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब अगर आप देखोगे तो क्या होता है कि वो जो लोग सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं उनके घर में, अब देखो खुद का अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं, खुद ही एम्प्लॉय होते हैं, खुद ही बॉस होते हैं, ठीक है। आप देखोगे उनका खुद का अपना जगह होती है, वहाँ पर उन्हें रेंट वगैरह देने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। प्रॉफिट का वो खुद ही मालिक होते हैं, खुद ही एक तरीके से शेयर होल्डर्स में अपना खुद का डिविडेंड है, खुद ही टैक्स दिया नहीं दिया। तो मतलब ये जो इस टाइप के जो बिजनेस होते हैं ना, इसीलिए उनको टर्म यूज़ किया मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम का मतलब एक लमसम ले लेते हैं बस, क्योंकि अलग अलग हम इनको चीज़ें नहीं देख सकते, ठीक है। तो ओवरऑल बस आपको इतना याद रखना है, जब आपका इनकम मेथड आपसे क्वेश्चन आएगा, क्योंकि आपके लिए +2 के लेवल पर यानी कि 12th क्लास के लेवल पर आपसे बहुत ज़्यादा चीज़ें एक्सपेक्ट नहीं की जाती हैं। आपको इन जनरल थोड़ी थोड़ी चीज़ें पता होनी चाहिए, ज़्यादा डीपली इन जगहों पर आपको मालूम होने की ज़रूरत नहीं है। क्या होगा, सबसे पहले कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में कौन कौन से पार्ट आते हैं, वेजेस एंड सैलरी इन कैश, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड, एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी और पेंशन ऑन रिटायरमेंट। ऑपरेटिंग सरप्लस में कौन कौन से पार्ट आते हैं, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट और रॉयल्टी। प्रॉफिट के पार्ट होते हैं डिविडेंड, कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, ठीक है। और अगला होता है मिक्स्ड इनकम, और इन तीनों का जो टोटल होता है उसको बोलते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। क्या बोलते हैं, एनडीपी यानी कि नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है। तो यहाँ तक की बात समझ में आ गया, ठीक है। अब देखो एक चीज़ देखो, प्रोडक्ट मेथड में हमने जो निकाला था उसे क्या बोलते हैं, जीडीपी एट मार्केट प्राइस। क्यों? क्योंकि वो क्या होता है, मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। ये क्या है, इनकम है, तो डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर है, ठीक है। नेट ही होगी क्योंकि इसमें कोई डेप्रिसिएशन जैसी चीज़ें तो है नहीं, ठीक है। और फैक्टर कॉस्ट का मतलब क्या है, क्योंकि ये आपने जो अपनी फैक्टर सर्विस दी थी उसके बदले में आपको मिली है, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं, फैक्टर कॉस्ट। तो इसलिए इन तीनों का जो टोटल होता है उसे बोलते हैं एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, अब देखो, अब एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है और आपको नेशनल इनकम पे जाना है, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट पे। तो आपको क्या करना है, एनपी एफसी ये दे रखा है, बस ये डोमेस्टिक को किस में चेंज करना है, नेशनल में। और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में अगर आप नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हो, किसको, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को जोड़ देते हो, तो आपका निकल के आता है एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, बात समझ में आ गया। अब एक एग्जाम्पल्स करते हैं, आपको बहुत अच्छी से चीज़ें समझ में आएंगी। गिवन द फॉलोइंग डेटा एंड यूजिंग द इनकम मेथड कैलकुलेट, इन सबको यूज़ करके आपको क्या कैलकुलेट करना है, नेट डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम, ठीक है, नेट नेशनल इनकम और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। अब नेट डोमेस्टिक इनकम का मतलब आपको क्या शो करना है, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होगा, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, ठीक है ना। अब ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम की बात कर रहा है, ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलता
ठीक है। वैसे तो ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में कोई भी डिफरेंस नहीं होता, ये बता चुका हूँ, क्योंकि इनकम और प्रोडक्ट दोनों आपस में आइडेंटिकल होते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि अभी हम इनकम मेथड निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर अगर आपको ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम निकालने को बोल रहा है तो बोल रहा है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। ओके, आगे और क्या निकालना है, नेट नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है। ओके, और नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस यानी कि एनएनपी एट मार्केट प्राइस। ओके, अब देखो आइटम्स ये आपको दे रखा है, इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है 9000 का, ठीक है, इन करोड्स में है ये, सब्सिडीज 1800 की, डेप्रिसिएशन 1700 का, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 28,000 के, ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000 का, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस का 300, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 24,000। ओके, अब हम कैसे करने वाले हैं, तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हमने क्या बोला था, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ठीक है। अगर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको बता रखा है तब आपको बाद बाकी की जो 4 सब हेडिंग्स थी उन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय आपको दे रखा है 24,000, ठीक है। हमने कैसे लिखा, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय 24,000 लिख लिया। आओ अगला हमने क्या बताया था, ऑपरेटिंग सरप्लस, वो भी मेरी हेडिंग आपको दे रखी है, ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000 का दे ही रखा है, तो उसकी सब हेडिंग पर जाने की कोई भी ज़रूरत है ही नहीं। देखो तो क्या लिखा, ऑपरेटिंग सरप्लस 10,000 का। ओके, आगे आ जाओ, और क्या है जी, उसके बाद था मिक्स्ड इनकम, तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ये मिक्स्ड इनकम किसका होता है, सेल्फ एम्प्लॉयड, जो खुद का काम करते हैं, खुद से ही काम करते हैं, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, ठीक है। कितना है 28,000, तो यहाँ पर भी देखो क्या हो गया, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड 28,000, ठीक है। इन तीनों का टोटल करेंगे 62,000, क्योंकि करोड़ में था तो 62,000 करोड़, ये क्या हो गया आपका एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट यानी कि नेट डोमेस्टिक इनकम हो गया। तो आपको पहले ए वाले पार्ट में क्या निकलवाया था, नेट डोमेस्टिक इनकम निकल चुका है आपका, नेट डोमेस्टिक इनकम एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट नेट डोमेस्टिक इनकम 62,000 करोड़, ठीक है। अगला क्या निकलवा रहा था, ग्रॉस डोमेस्टिक इनकम यानी कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, आपको यहाँ पर डीपी फैक्टर कॉस्ट दे रखा है, एन से कहाँ जाना, जी पर, तो एन से जी पर जाने के लिए यानी कि नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन को ऐड कर लो। भाई जब ग्रॉस से नेट पर जाते हो तो डेप्रिसिएशन को लेस करते हो ना, तो नेट से ग्रॉस पर जाओगे तो क्या करोगे, डेप्रिसिएशन को ऐड करोगे। चलो भाई कर लेते हैं जल्दी से, तो देखो अब डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है, 1700 दे रखा है ना, तो डेप्रिसिएशन कितना दे रखा है 1700, तो चलो भाई चेक कर लेते हैं। तो डेप्रिसिएशन हमने कितना लिखा, 62,000 प्लस 1700 यानी कि 63,700 करोड़। ओके, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। उसके बाद उसने क्या निकलवाया था, नेट नेशनल इनकम, ठीक है। तो भाई देखो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट हम पहले ही निकाल चुके हैं, ये रहा 62,000। अब इस एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड कर लेते हैं, तो क्या निकल के आता है हमारा, नेट नेशनल इनकम यानी कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब देखो 62,000 तो था ही, और हमने खुद ही दिखाया था नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसे हम शॉर्ट में नीफा बोलते हैं, पूरा बोलने की जरूरत नहीं है, शॉर्ट में बोला नीफा, या बहुत से लोग इसे नफीफा भी बोलते हैं, ठीक है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक है, नफीफा, देखो नफीफा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बहुत से लोग इसे नीफा भी बोलते हैं। नेट आई का मतलब होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नीफा बोलो या नफीफा बोलो, बात इक्वल है। तो एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में जब नीफा ऐड करेंगे तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आएगा, और आपको मैं नीफा दिखा चुका हूँ, कितना था, माइनस का 300 था, देखो ये लिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, 62,000 में ऐड करेंगे माइनस का 300, तो प्लस और माइनस माइनस 300, 62,000 में से 300 गया तो 61,700 करोड़ रुपए जो थे वो आपके एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट आ गया। अगला इसका जो पार्ट है वो क्या बोल रहा है, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस। क्या मतलब हुआ इसका जी, कि एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में अगर आप एनआईटी यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स जोड़ते हो तो आप एनएनपी एट मार्केट प्राइस पर चले जाओगे। बता चुका हूँ, मार्केट प्राइस से आप मार्केट प्राइस, अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर जाना है तो एनआईटी को ऐड करना होगा, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर आना है तो एनआईटी को लेस करना होगा, ठीक है। अब नेट इनडायरेक्ट टैक्स, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो है ये किससे मिला है,
तो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी, ये नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है ये इतना पार्ट, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो देखो NNPAT फैक्टर कॉस्ट अपना कितना निकला था 61,700, ये लिखा। इनडायरेक्ट टैक्स कितना है देख लेते भैया। तो देखो इनडायरेक्ट टैक्स जो है आपका 9,000 है और सब्सिडी आपकी 1,800 है। तो देखो लिख दिया 9 इनडायरेक्ट टैक्स 900 माइनस 1,800 कितना निकल के आया 68,900 करोड़ जो है वो आपका निकल के आया NNPAT फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो 68,900 जो निकल के आ रहा है वो आपका क्या हो गया NNPAT फैक्टर कॉस्ट। इस तरीके से आपका जो इनकम मेथड का जो पार्ट है वो पार्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल करा दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके एक दो क्वेश्चन और करेंगे और उसके बाद हम लोग करेंगे प्रिकॉशंस या प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द कैलकुलेटिंग ऑफ नेशनल इनकम बाय द इनकम मेथड। ठीक है, तो उसके बारे में हम देखेंगे कि वहाँ पर कौन कौन से प्रिकॉशंस रखने चाहिए जैसे हमने प्रोडक्ट मेथड में रखे थे। ठीक है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन का बटन जरूर दबाओ, लाइक करो, कमेंट करो, बताओ आपको क्या दिक्कत है, कोई क्वेरी है आपकी, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है, आप मुझे बताओ मेरी वीडियो कैसी लग रही है। ठीक है, मैं क्या इम्प्रूवमेंट करूं वो भी बताओ वहाँ पर। ठीक है ना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर जरूर करो। ठीक है, थैंक यू।